दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है रात में 9 बजे पीएम में, ठीक है, रात में 9 बजे पीएम में जो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज जो है हम लोग फिर से मतलब एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि स्टार्ट किए हैं, और इसमें सिर्फ वही प्रश्न होगा जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको जो है पूछा जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी हम लोग जो है कई प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। यदि ओपला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के जो आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है ये कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है ये कौन सा हो जाएगा? देखो, साथ ही साथ आपको आंसर भी करते जाना है। देखो, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश की हम बात कर लेती है, जो है ब्राजील देश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा देश हो जाएगा? तो ये जो है ना ब्राजील देश हो जाएगा। ठीक है, कॉफी उत्पादक देश जो ये ब्राजील देश होता है। ठीक है, वही हम बात कर ले, ये ब्राजील जो है, ब्राजील इसे जो क्या कहा जाता है? देखो, विश्व में कहवा का पात्र, ठीक है, इसे जो है ना कहवा, ठीक है, इसे जो कहवा का पात्र भी कहा जाता है। ब्राजील को जो है कहवा का पात्र भी कहा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। वही हम बात कर ले कि भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? भारत में कॉफी का उत्पादक जो है सबसे ज्यादा हम कहाँ पर होता है? तो ये जो है कर्नाटक में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? ये कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर होता है? ये कर्नाटक में होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में नीलगिरी की पहाड़ी पर भी जो खेती होती है कॉफी की। ठीक है, कॉफी की खेती जो है भारत में नीलगिरी की पहाड़ी पर भी होती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो अपना भारत में कौन सा हो जाएगा? ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, और देश पूछ देगा तो ब्राजील हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर कि मेची नदी किस नदी की सहायक नदी होती है? मेची नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी होती है? देखो, मेची नदी जो होती है ये महानदी की सहायक नदी होती है। ठीक है, महानदी की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा कि महानदी की जो कि सहायक नदी होती है। और महानदी की हम बात कर लिए, महानंदा नदी, जो कि हम महानदी या महानंदा नदी भी से हम लोग बोलते हैं। तो महानंदा नदी जो है भारत के पश्चिम बंगाल, ठीक है, भारत का पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और बिहार राज्य से होकर, भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य से होकर ये कहाँ पर बहती है? बांग्लादेश चला जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। ये महानदी जो है पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य से होते हुए बांग्लादेश में बहने वाली क्या है? एक नदी है। और यह गंगा नदी की सहायक नदी भी होती है। ठीक है, ये जो है गंगा नदी की भी जो है सहायक नदी होती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, और हम कुछ बात कर ले कि ये महानदी, ठीक है, महानदी की सहायक नदी जैसे कि क्या कहते हैं? टंगोन, ठीक है, नागर नदी, मेची नदी, कनकई नदी, मतलब ये सभी नदियां जो कि इसकी सहायक नदी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है, यानी कि सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत जो है ये कौन आता है? देखो, ये रक्षा मंत्रालय आता है। ठीक है, सीमा सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत जो है ये रक्षा मंत्रालय आता है। ठीक है, देखो बात हम कर ले कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो ये कब हुआ था? ठीक है, इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये जो समवर्ती सूची के मतलब अंतर्गत आता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि बाड़ी दबाव के बीच का क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? बाड़ी दबाव के बीच का क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? देखो, बाड़ी दबाव ये जो है ना ब्यास हो गया और रावी नदी के बीच में स्थित होता है। ठीक है, ब्यास और रावी नदी के बीच में क्या होता है? तो ये जो है ना स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। देखो, हम बात कर ले कि दो नदियों के बीच क्या कर ले, मतलब मान लो एक ब्यास हो जाएगा, ठीक है, एक ब्यास है और एक रावी है, इसके बीच में, ठीक है, और इसके बीच में जो भी भूमि, इसके बीच में जो भी भूमि होगा, ठीक है, भूमि होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो आप जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोआब। चलिए अगला प्रश्न है कि दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक जो है ये किस राज्य से संबंधित है? यह जो है किस राज्य से संबंधित होता है?
देखो यह जो है ना मणिपुर राज्य से संबंधित होता है, ठीक है। कहाँ से संबंधित होता है? यह जो है ना मणिपुर राज्य से संबंधित होता है, ठीक है, मणिपुर राज्य से। देखो राधे देवी, एक बात हम थोड़ा पे कहना चाहेंगे, जैसे कि राधे देवी ने परंपरागत, ठीक है, राधे देवी ने परंपरागत जैसे कि मणिपुरी विवाह परिधान को मतलब नया रूप दिया था, ठीक है, वहीं से मणिपुर से ही। इसीलिए जो है ये मतलब मणिपुर जो यहाँ माना जाता है, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि मलेशिया क्या है, कि मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा जो है ये क्या होता है? देखो मलेशिया की मुद्रा की हम बात कर ले तो रिंगित, क्या होता है? रिंगित, ठीक है, क्या होता है? रिंगित। मलेशिया की मुद्रा जो होता है ये रिंगित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न की हम बात कर ले आंसर की, तो यहाँ पर रिंगित कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में जो कि रिंगित दिया गया, ठीक है, रिंगित। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिंगित। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है ये कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन थी? देखो ये फातिमा बीवी कौन हो जाएगी? ये फातिमा बीवी हो जाएगी, ठीक है, फातिमा बीवी। वही पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील जो है ये कौन थी, ठीक है, वकील जो है ये कौन थी? तो यहाँ पर देखो मल्होत्रा, ठीक है, इंदु मल्होत्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूएन क्या है? यूएन चार्टर की स्थापना दिवस जो है ये क्या है? यूएन की मतलब चार्टर स्थापना दिवस जो है ये आपको बताना है। देखो ये क्या कहते हैं? 24 अक्टूबर 1945, क्या है? 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। देखो सन 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है, उसी समय जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब जो है उसका एक चार्ट मतलब तैयार किया गया था। इस चार्ट के आर्टिकल की हम बात कर ले, आर्टिकल यदि थोड़ा यहाँ पर जोड़ ले तो आर्टिकल 88, ठीक है, आर्टिकल 88 में मानव अधिकार के संरक्षण के लिए प्रारूप तैयार करने हेतु एक मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? कि ऐसा कौन टूर्नामेंट है जो कि वो क्या है? हॉकी से संबंधित है, बताइए। देखो ये रंगा स्वामी कप, क्या है? रंगा स्वामी कप जो होता है ये क्या कहते हैं? हॉकी से संबंधित होता है, ठीक है, रंगा स्वामी कप। हॉकी से संबंधित जैसे अन्य टूर्नामेंट भी होता है, जैसे कि आगा खा कप जो भी क्या होता है, तो ये हॉकी से संबंधित ही होता है, ठीक है। ध्यानचंद कप हो जाएगा, इंदिरा कप हो जाएगा, बेरन कप हो जाएगा, नेहरू कप हो जाएगा, ये सभी जो है ना, ये सभी जो है हॉकी से ही संबंधित होता है, ठीक है, हॉकी से। और हॉकी की स्थापना जो है कब हुआ था? हॉकी खेल की स्थापना पूछ देगा तो हॉकी खेल की स्थापना जो है ये 1884 में हुआ था, कि 1884 में। और हॉकी मैच की अवधि जो ये होती है मतलब खेलने की टाइम जो होती है ये 70 मिनट की होती है। कितना? 70 मिनट की होती है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनागत सुविधा अंतर्गत जो है ये आता है, बताइए। देखो ये मनोरंजन कौन आता है? ये मनोरंजन आता है, ठीक है। देखो मनोरंजन ये संरचनागत सुविधा के अंतर्गत छोड़ यहाँ पर ये मतलब नहीं आता, ये होना चाहिए, ठीक है, नहीं आता है। देखो हम बात कर ले आधारभूत संरचना के अंतर्गत, जैसे कि मूलभूत संरचना होता है, ठीक है, जो किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में बुनियादी घटक हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि आधारभूत संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित, जैसे कि हम बात कर ले आधारभूत संरचना के अंतर्गत जैसे कौन कौन आता है, जैसे देखो सड़क हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, हवाई अड्डा हो जाएगा, कोई भी मतलब बंदरगाह है तो वो आ जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। तो ये सभी जो है ना, ये सभी जो आधारभूत संरचना के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न क्या है कि किस स्थान को समुद्र पुत्र कहा जाता है? किस स्थान को जो है समुद्र पुत्र के नाम से हम लोग जानते हैं? देखो समुद्र पुत्र के नाम से हम लोग जो गंगा सागर को जानते हैं। किसको जानते हैं? गंगा सागर को, ठीक है, गंगा सागर को।
चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित किस ग्रंथी ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्र पात्र करने के लिए जो कि प्रेरित किया था। देखो ये मतलब जो है ना अनटू दिस लास्ट ने किया था, ठीक है, अनटू द लास्ट ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनटू दिस लास्ट ने जो कि पुस्तक है, ठीक है, इस पुस्तक से किया गया था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ठीक है, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद, ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो ये कहाँ पर दिया था। गौतम बुद्ध जो है अपना अंतिम उपदेश जो है ये कहाँ पर दिया था गौतम बुद्ध। देखो गौतम बुद्ध की हम बात कर ले तो ये कुशीनगर में दिया था, ठीक है, कहाँ पर दिया था, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो ये सारनाथ में, ठीक है, पहला पूछेगा तो ये सारनाथ हो जाएगा, ठीक है, सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में दिया था। और अंतिम उपदेश जो है ये कुशीनगर में दिया था, ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। और पूछ देगा कि सर्वाधिक उपदेश जो ये कहाँ पर दिया था, तो ये श्रावस्ती में दिया था, ठीक है, कहाँ पर, ये श्रावस्ती में जो कि सर्वाधिक उपदेश दिया है श्रावस्ती में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में जो कि किया था। छत्र छाया में किया था, छत्र छाया में किया था। देखो ये शिव सिंह का, किसका, शिव सिंह के छत्र छाया में जो कि किया था, शिव सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिव सिंह, ठीक है। चलिए देखो विद्या क्या कहते हैं, विद्यापति जो ये मैथिली भाषा के महानतम कवि थे, ठीक है, मैथिली भाषा का। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था। बताइए कि विश्व प्रसिद्ध मयूर जो है सिंहासन मुगलों के किस भवन में जो कि रखा गया था। देखो ये दिल्ली के लाल किला यानी कि दीवान ए अहम में जो कि इसको रखा गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कि दिल्ली के लाल किले का दीवान ए अहम, ठीक है। चलिए और ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ना, फतेहपुर सीकरी का निर्माण ये जो है सम्राट अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था, अकबर ने, ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ये अकबर ने करवाया था। और आगरा का लाल किला भी जो है ये भी जो है ना अकबर ने ही बनवाया था, किसने, अकबर ने ही। आगरा का लाल किला भी अकबर ने ही बनवाया था। दिल्ली का लाल किला जो है ना, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो दिल्ली का लाल किला जो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनाया था, ये शाहजहां ने बनाया था, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, दिल्ली का लाल किला। तो सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर किस संप्रदायों में कब विभाजित हुआ है। ये मतलब जो कब दोनों में मतलब विभाजित हो गया है। देखो जैन धर्म जैसे कि हम बात कर ले श्वेतांबर एक दिगंबर, ये संप्रदायों में जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है मतलब ये विभाजित हो गया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। देखो प्रथम जैन महासभा, ठीक है, प्रथम जैन महासभा की हम बात कर ले तो ये पाटलिपुत्र में स्थूल बाहु की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है, स्थूल बाहु की अध्यक्षता में। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, बताइए कौन ले गया था। देखो ये सिकंदर शाह लोदी ने ले गया था। कौन ले गया था, सिकंदर शाह लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि सिकंदर शाह लोदी ने जो कि ये ले गया था, ठीक है, सिकंदर शाह लोदी ने। देखो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा के नाम से जाना गया था, ठीक है, सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना जो है कब किया था, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना ये जो है 1504 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1504 ईस्वी में जो कि आगरा शहर की स्थापना किया है। और ये जो है ना लोदी वंश का महानतम शासक भी था, ठीक है, सिकंदर लोदी जो है ये मतलब लोदी वंश का महानतम शासक भी था। चलिए अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना जो ये कब हुई है। होम रूल लीग की स्थापना जो है ये कब हुआ है। देखो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था। कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था।
ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था। और इसका जनक जो है एनी बेसेंट को माना जाता है। ठीक है, इसका जनक जो है कौन था, तो एनी बेसेंट को ही माना जाता है, एनी बेसेंट को। ठीक है, इसे भी याद रखना है, एनी बेसेंट को। चलिए अगला प्रश्न है कि राजा शाह का प्रथम पेशवा जो है ये कौन था। राजा शाह का प्रथम पेशवा जो है ये कौन था। देखो ये बालाजी विश्वनाथ, क्या हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। चलिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में जो कि संभाली थी। बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की कमान जो है ये किस देश में संभाली थी, किस देश में संभाली थी। देखो ये सिंगापुर में, कहां पर, ये सिंगापुर में जो कि संभाला था। ठीक है, सिंगापुर में। देखो आजाद हिंद फौज का गठन जो ये कब हुआ था, इसकी गठन जो है 1 अप्रैल, ठीक है, सॉरी 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1942 को हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर 1942 को हुआ था, जो कि कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण डैश का पेड़ है। बताइए सबसे महत्वपूर्ण जो है किसका पेड़ है। देखो ये पर्णपातिका, किसका होती है, पर्णपातिका मतलब एक पेड़ होता है। देखो भारत और विश्व के जिस क्षेत्र में, भारत और विश्व के जिस क्षेत्र में, कहने का मतलब जो है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहां पर्णपाती वन जो की पाई जाती है। ठीक है, अब जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर जो है ये रखा गया है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर जो है ये रखा गया है। बताइए देखो ये नागपुर, किसका हो जाएगा, ये नागपुर शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर ही रखा गया है। और नागपुर को जो ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसे जो है ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ऑरेंज सिटी के नाम से। ठीक है, ऑरेंज सिटी के नाम से। और नागपुर शहर जो है भारत का भौगोलिक केंद्र भी है। ठीक है, नागपुर शहर जो है ये भारत का एक भौगोलिक केंद्र भी होता है। ठीक है, भौगोलिक केंद्र। और देश का शून्य मील, क्या कहते हैं, देश का शून्य मील, जिसको हम लोग 0 मील भी बोलते हैं। ठीक है, पत्थर नागपुर में ही स्थित है। ठीक है, 0 मील पत्थर जो है ये नागपुर में ही पाया जाता है। और ये निजाम का शहर जो ये हैदराबाद में। ठीक है, निजाम का शहर पूछेगा तो ये हैदराबाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संगीत जो कि वाद्य यंत्र यानी कि इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। देखो ये बीना नहीं है। ठीक है, बीना नहीं होगा, बीना जो है ना, बीना नहीं होगा। देखो बीना तंत्री वादों का संरचनात्मक मतलब एक नाम होता है। ठीक है, ये सरस्वती जैसे कि नारद बीना का वादक देव होता है। बीना में सामान्यतः जो 4 तार होता है, इसमें जो है ना 4 गो तार होता है। और सितार का आविष्कार, ठीक है, ये सितार का आविष्कार जो ये अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो कि किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है ये किया गया था। देखो ये लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में जो कि ये किया गया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो कि सुमेलित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा युग्म है जो कि क्या है वो सुमेलित नहीं है, मतलब एक दूसरे से जो है वो सुमेलित नहीं है। देखो ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पुणे सार्वजनिक सभा जो कि फिरोज शाह मेहता 1867, ये जो है मतलब सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसके साथ कौन चला जाएगा, देखो फिरोज शाह की जगह पर जो है ना, फिरोज शाह की जगह पर जो है ये एमजी रानाडे होना चाहिए था। ठीक है, एमजी रानाडे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ फिरोज शाह तुगलक हो गया है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए
अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन का डेल्टा है, उसका क्षेत्रफल जो है कितना है, उसका क्षेत्रफल यहाँ पर बात कर रहा है। देखो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है, जिसका क्षेत्रफल की हम बात कर ले तो 75,000 वर्ग किलोमीटर होता है। कितना? 75,000 वर्ग किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखो सुंदरवन का डेल्टा जैसे कि भारत में, ठीक है, भारत से लेकर, ठीक है, ये भारत से लेकर बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश तक जो कि ये विस्तृत है, भारत से लेकर बांग्लादेश तक। चलिए अगला प्रश्न है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, किस तरीके से जुड़ा हुआ है? देखो ये क्या कहते हैं, हार्मोज जल डमरू मध्य के मतलब जो है ना ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और ये पाक जल डमरू मध्य की बात कर ले तो पाक जल मतलब क्या कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य जो है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जोड़ती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी हो गया और अरब सागर, दोनों को क्या करता है, ये जोड़ता है। ठीक है, और ये बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य जो है ये जो है ना लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। ये क्या करता है, तो ये लाल सागर को जो है ना अरब सागर से जो है ना ये जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर जो है ये उच्चतर होता है? दैनिक तापांतर जो है ये क्या होता है, ये उच्चतम होता है। किस स्थान का होता है? देखो ये दिल्ली का, किसका होता है, दिल्ली का तापांतर जो है उच्चतम होता है। देखो दिल्ली, दिल्ली जो है रसायन हिल्स पर अवस्थित है। यह जो है एक मतलब क्या है, रसायन हिल्स पर जो है स्थित है और समुद्री तटीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर जो ये कम पाया जाता है। कहने का मतलब जैसे कि मद्रास हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ये सभी क्या है समुद्र तट के समीप स्थित है। क्या है, जैसे मद्रास हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ये सभी क्या है समुद्र तट के समीप में स्थित है। इसी कारण से यहाँ का तापांतर जो है ना बहुत कम होता है। यहाँ का तापांतर क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर ले, जैसे रेगिस्तान क्षेत्र में भी दिन और रात के बीच तापांतर क्या होता है, अधिक होता है। कहां पर, रेगिस्तान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बद्रीनाथ जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? देखो ये जो है ना अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर। देखो अलकनंदा का उद्गम स्रोत जैसे कि बद्रीनाथ के ऊपर यानी कि सतोपथ, हिमानी, अलकपाड़ी इनकी हिमनद से होती है। कहने का मतलब ये देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है। ये जो है देव प्रयाग में जैसे कि अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलती है और वहां पर जो है गंगा नदी कहला जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि टोम बोलो, क्या टोम बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? यह जो किस प्रक्रम के द्वारा होता है बताइए, यह जो है किस प्रक्रम के द्वारा होता है? देखो ये जो है ना सागरीय जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये सागरीय जल के द्वारा होता है, सागरीय जल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉक पीट ऑफ यूरोप जो है ये किस देश को कहा जाता है? देखो ये हम बात कर ले किसको कहा जाता है, ये बेल्जियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेल्जियम को कहा जाता है। और ये बात कर ले प्लासी, क्या कहते हैं प्लासी, सॉरी प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पहाड़ की ढलानों पर मुख्य रूप से मतलब क्या उगाया जाता है? पहाड़ के जहां मतलब ढलान होता है, कहने का मतलब ऐसे होता है तो उस पर जो हम लोग क्या उगा सकते हैं? देखो वहां पर चाय उगाया जाता है। ठीक है, चाय को, चाय उगाया जाता है और भारत में चाय की खेती जो है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ये असम में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? ये असम में होता है। और कॉफी का कर्नाटक में होता है। ठीक है, कॉफी का कर्नाटक में होता है। ठीक है, और चाय का पूछेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये असम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भटकल, भटकल बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको।
देखो भटकल बंदरगाह जो ये कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये जो है ना कर्नाटक में स्थित है। भटकल बंदरगाह जो है ये कर्नाटक में स्थित है। भारत में मतलब कहने का मतलब है कि मुख्य भूमि से, कहने का मतलब मुख्य भूमि, जैसे कि 6100 किलोमीटर, आप सभी जानते हैं कि 6100 किलोमीटर जो कि लंबी तटरेखा पर बंदरगाहों की संख्या की हम बात कर ली थी, टोटल का बंदरगाह कितना है, 226 बंदरगाह है। कितना, 226 बंदरगाह है। लेकिन इनमें से मात्र 165 बंदरगाह ही जो कि क्या है, क्रियाशील माने जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भारतीय तटरेखा का मतलब कम फटाफट मतलब होना और किनारों पर चपड़ा चटा मतलब होना, ये सभी क्या होता है, तो मुहानों की अधिकता के कारण मतलब बालू का जमाव, ये सभी मतलब जो है ना कारण मतलब भारत में बंदरगाह का मतलब विकास मतलब क्या होता है, बाधा आती है। ठीक है। तो जैसे कि भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से देश का मतलब 90% से अधिक विदेशी व्यापार संचालित होता है। ठीक है, 90%। चलिए, तो यहां पर जिस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक का। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है। निंदा प्रस्ताव जो है ये माना जाता है, बताइए, निंदा प्रस्ताव। देखो ये स्थगन प्रस्ताव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदयुक्त होगा, तो वह जो है पदयुक्त होगा, बताइए। देखो लगाया जाता है तो वो पदयुक्त जो होगा ये संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर होगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3, कहने का मतलब 2/3 बहुमत से, क्या है, 2/3 बहुमत से किसी नई नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे, बताइए। देखो ये आर्टिकल की बात कर रहा है तो आर्टिकल 312 कितना हो जाएगा, आर्टिकल 312 के तहत जो है ये हो जाएगा। देखो आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि इनमें किसी बात के होते हुए यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा मतलब जो संकल्प मतलब द्वारा ये घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में, क्या है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है जो कि संसद विधि के द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित मतलब ये अधिक अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। कहने का मतलब है कि इस अध्याय में अन्य उपसंदों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और क्या कहते हैं नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का क्या करना चाहिए, विनिमय मतलब कर सकना होना चाहिए। तो ये सभी बात जो कि ये होता है आर्टिकल 312 के तहत। तो यहाँ पर जिस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 312। ठीक है, आर्टिकल 312। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था। मूल संविधान में जो है ये समावेश नहीं था। देखो ये मूल्य कर्तव्य का जो है ये नहीं था, किसका नहीं था, ये मूल्य कर्तव्य का जो है ये नहीं है। मूल्य कर्तव्य का, देखो मूल्य कर्तव्य की हम बात कर ले तो मूल्य कर्तव्य जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। ठीक है, मूल संविधान को। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है कि मैंगो सावर, क्या है कि मैंगो सावर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करती है, बताइए। देखो ये कर्नाटक में मतलब पकने के लिए फल मतलब होता है, उसी को कहने का मतलब वो अप्रैल महीने में, ठीक है, अप्रैल महीने में भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है जिससे जो है माला वर्ग के मतलब आम उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में जो है आम्र बौछार, जबकि कर्नाटक के कहवा उत्पादन करने वाला क्षेत्र में फूलों की बौछार कहा जाता है। तो उसी में जो है पकने के लिए मतलब जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है, बताइए, किसके तहत कर दिया गया है। देखो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो इसे कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सेल की स्थापना
की गई थी, यानी कि सेल की स्थापना जो है ये कब किया गया था? सेल की स्थापना देखो 1974 में किया गया था, ठीक है, 1974 में जो कि सेल की स्थापना किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है? दशकीय वृद्धि जो है ये किस राज्य में हुआ है? ये मेघालय में हुआ है, ठीक है, मेघालय में। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? तेगे हिंदुस्तान की ये कथन जो है किसने कहा था? देखो ये बहादुर शाह जफर ने कहा था। किसने कहा था? बहादुर शाह जफर ने जो कि कहा था कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की, ठीक है। चलिए और ये मोहम्मद इकबाल की हम बात कर ले तो मोहम्मद इकबाल देखो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है किसने कहा था? ये मोहम्मद इकबाल ने ही कहा था, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने ही। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ जो है ये क्या होता है? देखो ये प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या होता है? वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में हिंदू हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? हिंदू हिंदू वृद्धि दर जो है ये किस विषय से संबंधित है? देखो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्थान जो कि विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? अल्पकालीन ऋण जो है ये प्रदान करता है। देखो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम लोग IMF भी कहते हैं, ठीक है, IMF भी कहते हैं। देखो IMF ये सदस्य देशों को भुगतान संतुलन में क्या करता है? सहयोग देता है। और IMF का मुख्यालय की हम बात कर ले, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन DC में हो जाएगा, ठीक है, वाशिंगटन DC में हो जाएगा। और इसकी स्थापना की हम बात कर ले तो इसकी स्थापना जो 27 दिसंबर, ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इतने प्रश्न से आप कितने प्रश्न को सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।